नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सीबीएसई के पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी के विषय में चर्चा करेंगे। इसकी लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मधु कांकरिया जी के बारे में ही बता दूं कि मधु कांकरिया जी का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ था। अब यहाँ से हमारा जो ये पाठ है, साना साना हाथ जोड़, शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो लेखिका जी हैं मधु कांकरिया जी, वो बता रही हैं कि जब यात्रा में जा रही हैं तो वो बोलती हैं कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे, यानी चमक रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? उसके विषय में जो लेखिका है वो बता रही है कि वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि वो क्या था जो ऐसा चमक रहा था। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, शाम भी, सुबह भी और रात भी। और वह एक रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, अर्थात मुझको अपनी ओर खींच रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। वहीं पर वो स्तब्ध हो जाती हैं। अर्थहीन था, वहां पर उनका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा था। मैं, यहां पर लेखिका जो है वो बता रही है कि मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास का जो वातावरण था, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य ही था। और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अति इंद्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे, इंद्रियों से अलग की जो बात जहां पर की जाती है उसे अति इंद्रियता बोला जाता है। अति इंद्रियता। धीरे धीरे एक उजास, उजास का मतलब यहां आप समझ रहे हैं, उजास, प्रकाश, उजाला, उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़। गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यहां पर साना साना हाथ जोड़, गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली, इसका अर्थ यह है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, जो एक पर्वत की ऊंची चोटी है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम, अर्थात तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूं। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। यहां पर दोस्तों एक प्रश्न बन जाता है कि गंगटोक युमथांग से कितनी दूरी पर था? तो 149, ये हमको यहां पर याद रखना है। योमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां यहां पर आपको मिल जाएंगी। आपको
यहाँ ड्राइवर कम गाइड जितेन। अब यहाँ मैं बता दूं कि जब ये यात्रा में जा रही हैं तो यहाँ पर जो जितेन नाम का एक युवक था, वो ड्राइवर कम गाइड उनको यहाँ ये बता रहा था क्या वहां बर्फ मिलेगी। लेखिका यहां उससे पूछती हैं। मैं बचकाने उत्साह से उससे पूछने लगी। यहां पर जो जितेन नार्गे है, जो उस समय उनका ड्राइवर भी था और वो उनको बता भी रहा था रास्ते में सारी बातों को, तो वो अपने बचपने स्वभाव से लेखिका यहां पर अपना एक प्रश्न कर देती हैं, क्या वहां पर बर्फ मिलेगी। तो यहां पर जो जितेन नार्गे वो कहता है, चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र भी लिखे हुए थे। नार्गे ने यहां पर बताया कि यहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, लेकिन ये फहरा तो दी जाती हैं, लेकिन इनको उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही यहां पर नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे पताकाएं रंगीन होती हैं। जितेन नार्गे बोलता जा रहा है और मेरी नजर उस समय जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिक जाती है। ये लेखिका यहां बता रही हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ जाती है। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन नार्गे वहां पर बताने लग जाता है कि इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक है। यहां एक फिल्म थी देवानंद जिसके हीरो थे गाइड, उस फिल्म की यहां पर शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसबे तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहां स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ यानी लंबे समय तक झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल भी यही है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, जिसे प्रेयर व्हील भी बोला जाता है। इसको घुमाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे, अर्थात दिखाई देने बंद हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। यानी वो इतनी ऊंचाई पर थे कि पहाड़ से उस चोटी से जब वो नीचे देख रहे थे तो वो घर उन्हें ताश के पत्तों की तरह दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अर्थात जब वो हिमालय को कभी
पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखती हैं तो हर बार परिवर्तन हो जाता है उस पर्वत में। कहीं फूल दिखाई देते हैं, कहीं पेड़ दिखाई देते हैं, कहीं बर्फ दिखाई देती हैं, इस तरह से। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगीं। वादियां चौड़ी होने लगीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत का मतलब तीव्रता से, प्रबलता से, अधिकता से मुस्कुराने लग जाते हैं। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने शंकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये एक फिल्म में फिल्माया हुआ गाना है। पर मैं मौन थी। यहां लेखिका कह रही हैं कि पर मैं उस समय मौन थी, यानी शांत थी, चुप थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी, मुंडकी का मतलब होता है सिर, निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। शिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहां उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। बहुत सुंदर वो दिखाई दे रही थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन, उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों को, इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल का मतलब होता है व्यस्त। आदमी आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक, मन तक भीग गया। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतानंत अनंतता, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास करा रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों, सरहद का मतलब होता है सीमा, से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिकताएं का होता है तमो गुण से युक्त, कुटिल, दुष्ट प्रवृत्ति, ये सब तामसिकताएं में आती हैं। भीतर ही सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, वासना का मतलब होता है बुरी इच्छाएं, बुरी आदतें, इस निर्मल धारा में बह गईं। तो यहाँ लेखिका बता रही हैं कि वो जो धारा बह रही थी उसके साथ उनका जो मन था वो भी बह रहा था, और उनके अंदर जो तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं थीं वो सब उस निर्मल धारा में बह जाती हैं।
इस तरह उनका वहां मन बिल्कुल साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। मन हुआ कि अनंत समय तक, अनंत मीन्स लंबे समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुन सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उघड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में वहां पर हो जाता है। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी, सयानी का मतलब समझदार, चतुर, होशियार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छोटी, थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत, जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग बिखरा पड़ा था। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल। मध्यम मध्यम हवा में, मध्यम मध्यम का मतलब भी यहां धीरे धीरे रहेगा। मध्यम मध्यम हवा में हिलोरें लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरैवेती, चैरैवेती इसका मतलब रहता है चलते रहो, चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। वजूद का मतलब होता है अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़, कि तभी वह अति इंद्रिय संसार खंड खंड हो गया, अर्थात बिखर गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अर्थात घुंघरू अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको वहां की बड़ी टोकरी को कहा जाता है, में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ थी। वहीं पर खड़े BRO अर्थात बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा,
यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़िनें चौड़ा बना रही हैं, अर्थात उनका चौड़ीकरण कर रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना, बड़ा कठिन काम है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल लोक में प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेट टू बिल्ड दीज रोड। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े ठाठे। ठाठे का मतलब होता है छाले, छाले का मतलब हो जाता है निशान, हाथों में पड़ने वाली गांठें या निशान। इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातनाएं और वाचना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, अर्थात कम लेना और ज्यादा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़े कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां जो काम कर रही थी, वो सुंदर युवतियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन नार्गे रास्ते में बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हम जो रास्ते से जा रहे थे अपनी जीप के द्वारा, तो वो पहाड़ी बच्चे हमसे लिफ्ट मांग रहे थे, हमसे सहायता मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? ये लेखिका का यहां पर प्रश्न होता है। लेखिका की जो सखी थी मणि, वह भी पूछती हैं। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ता है, मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहां कोई भी आपको चिकना, बर्फीला
बड़े हुए पेट वाला। आपको चिकना बर्फीला जो यहाँ पे बोला गया है, बरवीला, आपको चिकना वरबीला, वरबीला का मतलब बड़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माताओं के साथ मवेशियों यानी पशु जो हैं उनके पास, जैसे भेड़ है जो भी है, उन पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल की लकड़ियों की भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। मैंने खुद भी ढोए हैं। यहाँ पर ये जितेंद्र नार्गे बता रहा है। खतरा अब धीरे धीरे और बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। संकरे मीन्स कम चौड़े, छोटी छोटे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया जा सके कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी और आगे जीप बढ़ी ही थी कि एक जगह और चेतावनी उनको दिखाई दी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक ही दिखे। और वो याक काले काले और संख्या में अधिक थे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा, अपनी तरफ आकर्षित किया। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, जिसे सिक्किम परिधान वेशभूषा बोला जाएगा, चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य है। अर्थात इतना सौंदर्य उस युवती में था कि वो उनसे सहा नहीं जा रहा था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायोंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायोंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायोंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर, तीर मीन्स किनारे पर, तिस्ता नदी के किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम मतलब धीमी हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने
प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। हुए बहते पानी को अपनी अंजलि, अंजुलि का मतलब होता है पस, अपनी पस में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, अर्थात उसकी स्मृति याद में चमक आई। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल का मतलब विष या जहर, भीतर का सारा जहर, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, संक्रमण तो आप सभी जानते ही हैं, मिलन या संयोग हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक, अर्थात आश्चर्यचकित, उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? लायुं की सुबह बेहद शांत और श्रम्य तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल, लेवल का मतलब तल, सी लेवल का जो तल था उससे 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नव युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्द या बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। सुर्खियों का मतलब होता है चर्चा में, चर्चा में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था, वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। गुड़ुप का मतलब होता है निगल लेना, सटक लेना, पी लेना। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, एक चूक और हम सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे
बढ़ती हुई अपनी जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े-बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर वहां पर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूमकर आई हुई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ हमको दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बिखर गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते हुए पहाड़ों को। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। रोछो का मतलब है अच्छा है। राम रोछो अच्छा है, सुंदर लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहां से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चारों ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। वहां बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ पड़ी हुई थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में भी लगे हुए थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत की ओर जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। स्पॉट का मतलब होता है टूरिस्ट स्पॉट, भ्रमण स्थल नहीं था। इस कारण यहाँ झांग की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर से देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया का महामंत्र यहीं पर पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों में यानी पल भर के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने
ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किसे नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत से मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़िन महिलाओं का ख्याल मुझे आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, अर्थात उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उजास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला अर्थात फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही सब ठिठुरने लगते थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ वहां पर जम जाता है, लेकिन वो वहां पर तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी म्याद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर जा रहे थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, कुछ कारण खतरों का एहसास कम था। वहाँ इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख में चोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हुई हमारी जीप युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है। मंजिल तक का सफर हमें बहुत अच्छा लगा। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं, उस युवती ने जवाब दिया। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था।
हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों में भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की यानी कीमती जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, पैरों के निशान हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीप निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। यहाँ पर लेखिका ने उससे कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज भी अभी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में मैं कहती हुई यह जीप को आगे बढ़ता हुआ देख रही थी और धीरे धीरे जीप आगे बढ़ने लगती है।